हेलो ऑल, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर से बताने वाला हूँ कि कैसे इथिक्स जो एक सब्जेक्ट है यूपीएससी में जीएस 4 में, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीडरशिप। और लीडरशिप बताने का अभी सबसे अच्छा तरीका है कि अभी जो मूवी आ रही है सैम बहादुर, जो सैम मैनिक्सो के ऊपर है, हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया के ऊपर, वो उनके बारे में आपको पता रहे और उनके जीवन से आप कैसे लीडरशिप की क्वालिटीज सीख सकते हैं। तो जो 6 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम जब बात करते हैं लीडरशिप बाय फील्ड मार्शल सैम मैनिक्शॉ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 6 लीडरशिप्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। लेकिन पहले इन लीडरशिप्स जानने से पहले हमें सैम मैनिक्शॉ की एक ऑटोबायोग्राफी, एक थोड़ी सी बायोग्राफी जो है वो देखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, जो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सैम मैनिक्शॉ के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि वो इंडियाज़ के फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल होता है आर्मी में सबसे सर्वोच्च पद होता है। सैम हरमसी रामजी शमशेदजी मैनेकशॉ, इनका पूरा नाम था, एक पारसी थे और इन्हें सैम मैनेकशॉ के नाम से जाना जाता था, सैम बहादुर के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल फॉर हिज सर्विस एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग द इंडो पाक वर्ल्ड वार ऑफ 1971। तो अगर आप देखो, आपको याद होगा 1971 में इंडो पाक वार हुआ था, जहाँ पर बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इंडियन आर्मी ने मदद की थी ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में। और उसी में सबसे बड़ा किसी का रोल था तो वो था सैम मैनेक्शॉ का, क्योंकि वो ईस्टर्न कमांड को लीड कर रहे थे। अपने एक इंटरव्यू में दिए, as per of one of Maniksa's interview, he once visited a battalion of 8 Gorkha Rifles. He asked an orderly if he knew the name of his chief. The orderly replied that he did not, that he did, and said Sam Bahadur, that this eventually became Maniksa's nickname. तो अचानक से उन्होंने अपने कमांडेंट में गए और वहाँ पर उन्होंने पूछा कि आप क्या जानते हैं, आपको कौन लीड कर रहा है, ऑफिसर का नाम। तो उन्होंने बोला नहीं, हाँ जानते हैं, उनका नाम सैम बहादुर है। और वहाँ से उनका नाम सैम बहादुर पड़ा। उसके बाद आप इनकी अगर जीवनी देखें तो मतलब पर्सनल लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई, स्टूडेंट कैसे थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और कहीं ना कहीं एक रिबेल किड थे। देखिए, लीडर्स वही होते हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत रिबेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आप बड़े बड़े लीडर्स को उठा लो, वर्ल्ड लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स, उनके अंदर रिबेलियन एक ट्रेट जरूर आपको देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिबेलियन ट्रेट होना एकदम ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक रिबेलियन ट्रेट एक ऐसा चीज़ बॉर्न करवाता है, अंदर ही अंदर डिज़ायर करवाता है, ताकि बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं लीडरशिप के, उनको इन्हेंस करने में मदद मिले। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये पारसी फैमिली में जन्मे थे। इनके जो पिता थे वो डॉक्टर थे, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने की चाहत हो गई थी। तो इन्होंने अपने पिताजी से बोला था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और लंदन जाना चाहता हूँ। तो इनके पिता ने शायद मना कर दिया था। He wanted to go to London but study medicine, but his father refused. तो इस वक्त इस चीज़ से तंग आकर उन्होंने रिबेलियन किया कि मैं आर्मी का एग्ज़ाम दिया, देहरादून में आईएमएम जाके ज्वाइन कर लिया और पहले बार में ही क्वालिफाई किया। कहीं ना कहीं एक रिबेलियन एटीट्यूड। आप देखोगे महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप की बहुत बात होती है। उस पिक्चर में आपने देखा होगा, उस मूवी जो बनी थी उसमें वो अपने जॉब को छोड़कर आते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। तो वहाँ भी एक रिबेलियन एटीट्यूड दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनके अंदर एक रिबेलियन एटीट्यूड होता है। ज्वाइन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए, जो मैंने आपको बताया, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। लेटर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जाके ऑफिसर बनते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट। ही वॉज कमीशनड। उसके बाद फिर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो इनका रोल काफ़ी अहम होता है। और यही नहीं, 1947 1947 के टाइम जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो रहा था, उस वक्त आपको पता होगा कि कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पर वो पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। जैसे कश्मीर के लोगों में प्लेबिसाइट कराया गया। कश्मीर के लोगों से पूछा गया जब कि आप क्या इंडिया में रहना चाहते हो और पाकिस्तान में रहना चाहते हो, तो वहाँ पर इन्हें भेजा गया था। वहाँ पे हिस्ट्री में आप जाके इनके बारे में पढ़ोगे तो उस समय बहुत बड़े अफसर नहीं थे, लेकिन वहाँ पे ये गए थे मेनन के साथ। और कहीं ना कहीं वहाँ भी इनका एक रोल था।
कि एक्सेशन जो हुआ था कश्मीर का इंडिया में, जो इंडिया में शामिल किया गया था, वहाँ पे भी इनका रोल देखने को मिलता है। यही नहीं, इन्होंने 5 ऐसे वॉर्स लड़े थे इन हिज मिलिट्री कैरियर। मैनिक्सो फॉट 5 वॉर्स बिगनिंग विद सर्विस इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, उस समय इंडिया गुलाम था। तो ब्रिटिश के लिए लड़ना पड़ता था, और वहाँ पर जापान की जो आर्मी थी, उन्होंने इनको कैद कर लिया था कहीं ना कहीं। और फिर जब कैद कर लिया था तो इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ वहाँ के प्रिजन में जब इन्हें रखा गया था वहाँ पर भी देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं इन्होंने एक इंडियन क्रिकेट टीम बनाया था वहाँ पे प्रिजन में, और जापान क्रिकेट टीम से लड़ाई जीत ली थी। तो ही ऑल्सो प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडो पाक वॉर। आपको पता, मैंने बताया 1947। फिर हैदराबाद क्राइसिस, फिर नागालैंड में इंसर्जेंसी को जीता था, जिसके लिए इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था। तो इस तरह से काफ़ी रोल था इनका। लेकिन इनका जो मेजर रोल माना जाता है, चीफ आर्किटेक्ट बोला जाता था, वो 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था उसमें। 4 डिकेड्स ऑफ मिलिट्री कैरियर था इनका। इसके बाद आप देखो तो गोरखा के लिए इनका दिया है कि स्टेटमेंट, इनका वेट ऑफ ह्यूमर कितना फेमस है। जब इनसे पूछा गया कि कैसा आपको लगता है, मतलब फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया मेशरवाद रिजाइन टू 8th गोरखा राइफल बीइंग ए बिलव टू द गोरखा। तो उन्होंने गोरखा के बारे में जब एक बार पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इफ ए मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ टाइम, ही इज आइदर अ गोरखा और ही इज लाइंग। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गोरखा रेजिमेंट के बारे में बहुत बड़ी बात कही थी। ये पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, उनको ये पद्म विभूषण दिया गया जब उन्होंने लिबरेशन वॉर 1971 में इंडिया को जीतने में अहम भूमिका निभाई इंडिया के लिए। तब उनको पद्म विभूषण, जो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, वो प्रेजेंट किया गया। इसके बाद 1971 का आर्किटेक्ट तो वो थे ही, मैंने आपको बताया। और फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई पद्म विभूषण के जस्ट बाद 1973 में। तो इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल बने। दो ही फील्ड मार्शल बने हैं, एक श्याम मानेकशॉ और दूसरे करियप्पा। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी थी। उसके बाद मेन फीचर में मैं आपको आता हूँ लीडरशिप के बारे में। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द 6 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप बाय फील्ड मार्शल श्याम मानेकशॉ। वैसे तो लीडरशिप के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है, लेकिन अभी इन्होंने जो कहा था, एक इनकी बहुत ही फेमस स्पीच है, उसका मैं लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। वहाँ से आपको चीज़ें समझने में मिलेगी कि लीडरशिप की एट्रीब्यूट्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कि क्वेश्चन जब आएंगे मेंस में तो आप वहाँ से इजीली लिख सकते हो। तो पहला जो इनके अनुसार था वो प्रोफेशनल नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस था। देखिए, इस कॉम्पिटेंस से रिलेटेड जब बात होती है तो एक डनिंग क्रूगर की थ्योरी आती है। अगर आप नहीं जानते हो तो गूगल करना, डनिंग क्रूगर की थ्योरी आती है। डनिंग क्रूगर की थ्योरी बोलती है कि जो लोग जितने कम कॉम्पिटेंट होते हैं, जिनमें कितना जितना कम नॉलेज होता है, वो उतना ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। और दूसरी चीज़ ये बोलती है कि जो लोग जितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं किसी टॉपिक को लेकर, किसी डोमेन को लेकर, वो उतना ही ज़्यादा हेजिस्टेंट होते हैं, वो चीज़ों को सुधार लाने में काफ़ी देर करते हैं, जिसके कारण जो सिस्टम होता है वो हाईजैक हो जाता है। तो अच्छे लोग जब फीडबैक नहीं देते, तो बहुत ही अच्छी थ्योरी है, इसको आप देख सकते हो जाकर। कॉग्निटिव बायस के ऊपर ये पूरी की पूरी चलती है, हर इंडिविजुअल में पाई जाती है कॉम्पिटेंस की थ्योरी। तो इन्होंने बोला था कि प्रोफेशनल नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए। कोई भी लीडर जो होता है वो कहीं ना कहीं बॉर्न नहीं होता है, माँ के पेट से कोई पैदा नहीं होता, वो लीडर नहीं कहलाता है। वो जब आता है तो उसे हार्डशिप करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करनी पड़ती है। और वो हार्ड वर्क जब वो करता है तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटेंस गेन करता है। तो ये नॉलेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉम्पिटेंस के। आपका नॉलेज बढ़ेगा किसी चीज़ के बारे में तो आप कॉम्पिटेंट ज़्यादा होंगे। आप ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल नॉलेज की जब वो बात करते थे, प्रोफेशनल नॉलेज किसी को तभी मिलता है जब उसे वैसी सिचुएशंस प्रोवाइड की जाती है, या फिर वो हार्डशिप से एक्वायर करता है वो चीज़। सेकेंड है आपका एबिलिटी टू मेकअप योर माइंड एंड मेक अ डिसीजन, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, एबिलिटी टू मेकअप योर माइंड, एक लीडर के अंदर डिसीजन बहुत सारे आते रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा क्रिकेट में भी, जैसे डीआरएस का जो सिस्टम है, सिंपल आप रियल लाइफ को क्रिकेट से आप एक रिलेट कर सकते हो, कहीं ना कहीं उससे चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे डीआरएस का जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, उसमें देखा होगा आपने कि जब बॉलर्स और डिफरेंट फील्डर्स
अपील करते हैं तो कैप्टन के ऊपर भी दबाव पड़ता है कि डीआरएस लेना है कि नहीं लेना, लेकिन कैप्टन जो लीडर होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए टू मेक अप हिज माइंड एंड मेक अ डिसीजन। वो और कोई नहीं कर सकता, वो एक लीडर ही कर सकता है। कहीं ना कहीं इसको आप रिलेट कर सकते हो एम एस धोनी का 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, जब हरभजन सिंह जो उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट बॉलर था जोगिंदर शर्मा से, याद करिए, लेकिन उसे बॉलिंग नहीं देकर लास्ट ओवर जोगिंदर शर्मा को दिया धोनी ने। क्यों दिया? क्योंकि सिचुएशंस को रीड कर रहा था। एक अच्छा लीडर वही होता है जो सिचुएशंस को रीड करता है कि हाँ, हरभजन को ज़्यादा रन पड़ चुका है, स्पिन के खिलाफ अच्छी बैटिंग हो रही है, तो मैं अदर ऑप्शंस के साथ जाऊंगा। मेक अप योर माइंड एंड मेक अ डिसीजन, और डिसीजन तुरंत करना। ग्रेट लीडर्स ऐसे हुए ग्लोबल, महात्मा गांधी की बात करो आप मॉडर्न इंडिया में, जब वो आए थे इंडिया में तो तुरंत उन्होंने ये ऐलान नहीं कर दिया था कि मैं भारत को आज़ाद कर दूंगा। वो एक साल पहले गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, जो पॉलिटिकल गुरु थे उनके, उन्होंने इंडिया का भ्रमण किया था, डिफरेंट स्टेट्स गए थे, वहाँ पे चीज़ों को समझा था, एबिलिटी टू मेक अप हिज माइंड किया था, फिर एक डिसीजन लिया था। रैपिड कुछ भी नहीं किया था। रैपिड अगर किया भी तो सिचुएशंस को रीड करके रैपिड डिसीजंस लिया। एब्सोल्यूट जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी, हम एब्सोल्यूट जस्टिस की बात करें और इम्पार्शियलिटी की बात करें तो ये एक लीडर की क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आप देखोगे कि आर्मी का भी जो सिस्टम होता है वहाँ पे कोर्ट मार्शल होता है, अगर आप कुछ गलत करते हो तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। लेकिन उनका कहना था, सैम मैनिकशॉ का, कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे दिक्कत क्या है कि पॉलिटिकल लीडरशिप हो, एजुकेशनल लीडरशिप हो, या जो भी लीडरशिप हो, वहाँ पे ये एब्सोल्यूट जस्टिस नहीं चलता है। लोग उन्हीं को मौका देते हैं जो कॉम्पिटेंट उतने नहीं होते। रिजल्ट देखकर लोग एक दूसरे को मौका देते हैं, रिलेशंस देखकर लोग एक दूसरे को मौका देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक लीडर में जब तक यह क्वालिटी नहीं आएगी कि वो सही पनिशमेंट दे रहा है, अगर कोई कॉम्पिटेंट लोग भी गलती कर रहा है उसको सही पनिशमेंट देना, और जो कॉम्पिटेंट लोग नहीं है और वो गलती नहीं कर रहा है तो उसके प्रयास को सराह करना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बायस नहीं होना चाहिए लीडर को कभी। द नेक्स्ट थिंग इज मोरल एंड फिजिकल करेज। और इसी चीज़ पर मुझे याद आता है चाणक्य की बात, की चाणक्य को भी लीडर क्यों बोलते हैं। वो एक एजुकेशनल स्ट्रेटजिस्ट भी था, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट भी था, लेकिन तब भी वो लीडर था क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी थी। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को उठाकर वो लाया था, और उसके अंदर वो स्किल्स पैदा किया था। तो एक लीडर का हमेशा एक क्वालिटी होता है कि स्किल्स को अपने बैक करना, अपने प्लेयर्स का, अपने लोगों का स्किल्स को बैक करना। मोरल एंड फिजिकल करेज उसके अंदर होना चाहिए। देखिए, फिजिकल करेज तो सैम मैनिक्सो ने इसलिए बोला होगा क्योंकि आर्मी में इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। मोरल करेज रिक्वायरमेंट होती है बाकी फील्ड्स में, जैसे सिविल सर्विसेज है, जैसे पॉलिटिक्स है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, डिफरेंट चीज़ें हैं, वहाँ पे मोरल करेज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोरल करेज अगर एक लीडर में नहीं रहेगा तो राइट और रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएगा कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें लीडरशिप के अंदर की क्वालिटीज जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉयलिटी, अगर लीडर खुद लॉयल नहीं है तो दूसरों से लॉयल कैसे रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ मेन एंड रिसोर्सेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है, ये सब क्वालिटीज़ तो मोस्टली कुछ कुछ क्वालिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ मेन एंड रिसोर्सेज बहुत ही कम लोगों, बहुत ही कम लीडर में ये क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। एक लीडर को हमेशा पता होता है कि उसके अराउंड जो प्लेयर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, पीपल हैं, उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो कर सकते हैं, क्या कॉम्पिटेंस है उनके अंदर। अगर उनको नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में तो एक अच्छा लीडर नहीं हो सकता। उसके पास, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसको एग्जाम्पल से हमेशा रिलेट करिए यूपीएससी में। बिहार, बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसके पास रिसोर्सेज है, लेकिन वहाँ के लीडर्स को ये नहीं पता है कि वो रिसोर्सेज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसका यूज़ करना है। तो मिसकॉन्सेप्शन में कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं वो फेलियर है, इसलिए बिहार डेवलप नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट ऑफ मेन एंड रिसोर्सेज जो क्वालिटी है वो लीडर्स के अंदर आनी चाहिए। तो ये जो 6 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लीडरशिप के अंदर आनी चाहिए, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स सैम मैनिक्सो ने बोला था इसलिए मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक लिखा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप खुद भी लिख सकते हो जब आप इथिक्स पर हो गए। आप, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा ये। आप ऐड ऑन कर सकते हो इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़, और नहीं तो उनकी स्पीच जरूर सुन लीजिएगा। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोला है कि इंडिया में दिक्कत कहाँ पे है, कि जैसे एक नेता का बेटा, एक फील्ड मार्शल का बेटा, एक बड़ा एजुकेशन
एजुकेशनलिस्ट का बेटा, इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा, कहीं ना कहीं उसे चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं, लेकिन गलतियां वहाँ पे होती हैं कि लोग एक बार उस सिस्टम पे पहुंच जाते हैं, जो एक कैपेबल होते हैं, जो कैपेबल लोग होते हैं वो एक बार एक ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद उनमें दिक्कत वहाँ पे आती है उनके अंदर कि वो इवॉल्व नहीं करना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड नहीं करना चाहते, और वहाँ पर उन्हें एक ऐसा फीलिंग आ जाता है, वो इगोइस्ट बन जाते हैं कहीं ना कहीं। एक ऐसा मामला आ जाता है कि उनको लगता है कि उनका रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध की जर्नी आप उठा के देखिए, लास्ट दिन तक उन्होंने ज्ञान का ही प्रचार किया, उनको पता था कि सिस्टम जो है वो किस चीज़ से वंचित है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो उन्होंने बोला था कि वेदर यू आर ए लीडर और अबाउट टू बिकम वन, इवन इफ यू आर ए फॉलोवर, द टू मोस्ट प्रिमिटिव एस्पेक्ट जिसके बारे में उन्होंने बात की वो थी डिसिप्लिन और फिर कैरेक्टर। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है एक लीडर के अंदर, क्योंकि वो पंचुअलिटी ही की है। अगर आप पंचुअल नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो, तो ज़्यादा देर तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर, कैरेक्टर से ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वीकनेस, यू मस्ट नो एज अ लीडर। तो उनका बेसिकली और भी एट्रीब्यूट्स के ऊपर ध्यान था, या फिर आप जब पढ़ोगे इथिक्स को तो आप ऐड ऑन कर सकते हो ये चीज़ एग्जांपल लेकर सैम मैनिक्शॉ के लाइफ से। पर अदर ट्रेट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के लिए, क्वालिटीज़ के लिए, इथिक्स के लिए। कहीं ना कहीं उनका ये कहना था, जब उन्होंने स्पीच दिया था, स्पीच में उन्होंने बोला था कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। उन्होंने बोला था कि ब्रिंग मी अ मैन, मेरे पास एक ऐसा आदमी लाओ जिसके पास सिर्फ दो चीज़ हो, एक कॉमन सेंस और एक डिसेंसी, और मैं इन दो चीज़ से सिर्फ एक लीडर बना दूंगा। तो अच्छे लीडर्स जो होते हैं वो प्रोमोट करते हैं डिफरेंट लोगों के जो स्किल सेट होता है, उनसे वो जेलियस नहीं होते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनसे भी सीखते हैं, इवॉल्व करते हैं, कि इंटरेक्शन करते हैं। तो वैसे लीडर्स होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लेक्चर मैंने जो बनाया है आपके लिए, जानबूझ के बनाया है, ताकि आप ऐसे इथिक्स के आंसर्स को एग्जाम्पल से को रिलेट करके कैसे चीज़ों को रख सकते हो। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और कोशिश करिएगा कि डिफरेंट जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, महात्मा गांधी हो गए, या फिर रियल लाइफ के भी जो आपके एग्जाम्पल्स है वो भी आप कोट कर सकते हो यूपीएससी के आंसर्स राइटिंग में, या फिर डेली लाइफ से भी जो चीज़ें आप निकाल सकते हो जहाँ पर आपको एक अच्छा लीडर आपको दिखता है। तो आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज़ अ न्यू चैनल, नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ फेम, दिस इज जस्ट अ जेन्यून चैनल made by me to help the aspirants, the evolving nature of UPSC जो हो रहा है, जो changes आ रही है उसके लिए। थैंक यू।